हाउ टू ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट, क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोगों को बहुत कुछ मालूम रहता है, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ना और उसके बारे में जानकारी नहीं रखना और कैसे ड्राफ्ट किया जाता है वो नहीं पता रहेगा ना, तो आपको वो हम जो पढ़ते हैं ना कि कंसिडरेशन, वेंडर कौन होता है, और फिर परचेसर कौन होता है, सेलर कौन होता है, तो ये सब बातें ना हम बुकिश लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं। पर जब आपके पास ऐसा कोई केस आ जाता है कि आपके पास एक सोसाइटी वाला बंदा आया है, वो बोलता है कि मुझे ना ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ऑलरेडी किसी के नाम पे है, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे है, अब यू आर द सेकेंड ओनर, तो उसको लेकर आपको क्या क्या चाहिए, हाउ यू गोइंग टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट टू सेल। आप देखो, फर्स्टली मैंने यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट टू सेल, इफ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लॉयर्स को ये भी नहीं पता होता है कि एग्रीमेंट टू सेल हम कब करते हैं, डीड ऑफ असाइनमेंट हम कब करते हैं, या सेल डीड हम कब करते हैं। तो बहुत 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 रिमोटली किसी को पता होता है। आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन किसी के ऊपर, जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो उसको लेकर तो हमने यही बात सुनी है ना कि हम सेल डीड करते हैं। आप कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो उसको सेल डीड करते हो, लेकिन आप अगर कोई फ्लैट परचेज करते हो तो आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो। तो डीड ऑफ असाइनमेंट कब होता है, और डीड ऑफ असाइनमेंट के साथ में हम दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट करते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, ये सारी चीजें मिंगल अप होके हम लोगों को कन्विंस के लिए हेल्प करती है। अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं, इसकी भी चिंता मत करना कि लिस्ट पेंडेंसी को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी। लिस्ट पेंडेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। सेल के प्रोसेसेस क्या होते हैं। मैं एग्रीमेंट टू सेल लेके आई, मैं सेल डीड नहीं बता रही हूँ कि कैसे ड्राफ्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने जब सेल के हम लोग सेक्शंस पे चलेंगे तो हाउ टू ड्राफ्ट अ सेल डीड ऑल्सो मैं वो बताऊंगी आपको, ठीक है। द एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटेड एट डैश ऑन डैश इन द ईयर। अब ये तो आपको पता है कि जब एग्रीमेंट के डेट के बारे में, और उस सारी जानकारी यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन मिस्टर डैश, उसका पैन कार्ड लोगे आप, यहाँ पर चाहिए तो यू कैन ऐड आधार कार्ड ऑल्सो, ठीक है। जितना तुम्हारे इसमें सही होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, आधार कार्ड मैम ऑल्सो। मतलब कि जितनी ज्यादा डिटेल होगी हमारे पास में। मतलब आपका, देखो, हम लोग केवाईसी बोलते हैं इनको, ये पैन यस मैम। कार्ड, ये आधार कार्ड, इसको केवाईसी बोला जाता है। तो आपकी आइडेंटिटी अगर क्लियर होगी ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। मतलब ये सब चीजें आगे चल के बहुत काम आती है, ठीक है। एज क्या है, ओसीसी का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, कि हाउसवाइफ है, सर्विस करती है, बिजनेस करती है। रेसिडेंट एट क्या है, नाउ हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एज वेंडर, ट्रांसफरर। देखो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, which expression shall unless context shall be deemed to meant and include his, hears, executors, administrators, assigners। अब ये जो वेंडर है ये परचेजर है क्या सेलर है, सेलर है ना। वेंडर इज इक्वल्स टू सेलर, यस मैम। लिख दो, ट्रांसफर सेलर। वेंडर इज इक्वल्स टू सेलर, दैट मीन्स अ ट्रांसफरर, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने बेच रहा वाला है। है ना। हमने यहाँ पर उसका यस मैम। डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, नाम क्या है ना। उसके बाद में बीच में हम एंड लिख रहे हैं। एंड का मतलब क्या होता है, किसके बीच में हो रही है ये, एक ट्रांजैक्शन किसके बीच में ट्रांसफरी। हो रहा है, अग्रीमेंट किसके बीच में हो रही है ना, ट्रांसफरी ट्रांसफरी। के बीच में। तो अभी ये परचेसर हुआ, ओके। पहले कौन आएगा, बायर। सेलर, बाद में कौन आएगा, बायर, विच इज अ परचेसर, बायर। ठीक है। मिस्टर जो भी होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एज जो भी है, ईयर एंड आफ्टर उसको बताते हैं हम लोग कि वो परचेसर ट्रांसफरी, वो विद एन एक्सप्रेशन अनलेस डिपेंडेंट टू द कॉन्टेक्स्ट shall be deemed to mean include himself, his years, executors, administrators, assignees, ठीक है। अब यहाँ पर वो सब इंक्लूड होता है, उसके जो भी पर्सन होंगे। तो यहाँ पर हम, वहां पे ऊपर हम इसको कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इसको हम पार्ट। कह रहे हैं सेकेंड पार्ट, सेकंड ठीक है। पार्ट।
अब जब आप ड्राफ्ट करने जाओगे ना, तो आप इसको वेंडर 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 बोलोगे, लेकिन आप इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके आप ड्राफ्ट करोगे। तो हाउ टू ड्राफ्ट इट, वी विल सी इट फर्दर। देखिए आपके सामने है, whereas the vendor is the owner, possessor, sufficiently entitled to all the piece and parcel of the property, that is flat number so and so। मैंने आपको क्या बताया, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, ऑलरेडी वहां पे बंदा है, वो सेकेंड पर्सन उससे ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट ओनर सेकेंड ओनर को बेच रहा है, अभी एक पर्सन को बेच रहा है, अब ये सेकेंड ओनर हो जाएगा। तो कैसे होएगा, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, देखिए। एड मेजरिंग अबाउट, पहले हमने उसको ओनर बता दिया, पोजेसर बता दिया, सफिशिएंटली एंटाइटल्ड। जो हम पढ़ते हैं ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, ओनर, ओनरशिप, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ओनरशिप ओनरशिप ओनरशिप। पोजेसर, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है ना, तो पोजेशन को लेकर बहुत बहुत बड़े स्टंट्स होते हैं। सफिशिएंटली एंटाइटल्ड का मतलब ये होता है कि वो उतने प्रॉपर्टी को एंटाइटल्ड है। पीस एंड पार्सल ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज फ्लैट नंबर 20, जो भी है उसका, जो भी फ्लैट होगा आपके हिसाब से, जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिटेल होगा आप यहाँ पे डालेंगे। एड मेजरिंग अबाउट कंपलसरी लिखा जाता है, बिल्टअप होता है। और इसके अंदर और भी ये होता है कि देखो क्या होता है ना, जब बिल्डर प्रॉपर्टी को बेचता है तो वो किस हिसाब से बेचता है। अब तो नॉर्म्स एंड टर्म्स देखो आपके यहाँ पे दिल्ली में कैसे बेचा जाता है, वो आप चेक करिए, ठीक है। उसके बाद में सिचुएटेड एट, फिर सोसाइटी का नाम लिखा क्या है, फिर उसका सिटी सर्वे नंबर क्या है, फिर कॉरपोरेशन का हमने लिखा है कि ये कॉरपोरेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर लिखा है हमने। टैक्स का जो डिटेल रहता है ना, टैक्स का आपको पता होगा, टैक्स का बिल आता है आपके पास, सबके पास आता है। सिचुएटेड एट, लाइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हवेली, अब हमारे यहाँ पे हवेली, आपके दिल्ली में क्या है आप देख लीजिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुणे है, मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब इन शेड्यूल हियर एंड रिफर टू एज कॉल्ड एज द सेड फ्लैट। अब ईयर एंड रिफर्ड यानी कि इसको, जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया था प्रॉपर्टी का, आपने जब मेरे साथ में सीपीसी भी पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी भी रॉन्ग होता है ना, तो ऑर्डर 7 रूल 11 हमको एक चाकू लेके खड़ा हो जाता है ना। मैंने ए बी सी डी, आपको यस याद मैम। करो कि ऑर्डर 7 में मैंने एक एक पॉइंट को बताया था। तो यहाँ पर अगर ऐसी कुछ भी गलती होती है तो इसको हम लोगों को डॉक्यूमेंट को भी ये करना पड़ता है, हाँ। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ अमेंडमेंट जो करते हैं, बट इसे हम अमेंडमेंट नहीं कहते हैं, कन्वेंस में इसको अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। मैं बताती हूँ आगे चल के कि अगर आपको यहाँ पे गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। ओके, आई टेल यू दैट ओनली। तो जैसे हम कोर्ट में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, कन्वेंस में अमेंडमेंट होता है, लेकिन किस तरीके से होता है वो भी बताती हूँ, ओके। अब देखिए आप, whereas a party had acquired, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आप देखो क्या बोला है मैंने, देखो आपके सामने है ना, क्या बोला है फर्स्ट मैंने पार्टी यहाँ पे, मैम, जो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्टी में बोला है। ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था, ट्रांसफरर। हाँ, हाँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नहीं था, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट तो पार्ट वो ना फर्स्ट मैम? पार्टी यस हो मैम। गई, हाँ, 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 यस मैम। ठीक है, वो फर्स्ट पार्टी हो गई। जो यहाँ पे मैंने बताया है कि उसका जो राइट टाइटल इंटरेस्ट जो आया है उसको कहाँ से आया है। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट डीड है इस बंदे के ऊपर। आप बोलोगे कि मैम गिफ्ट डीड जो है ये किसी बच्चे को दी गई है क्या। हाँ, अगर अगर मम्मी अगर चाहे, फादर अगर चाहे, तो भी अपने बच्चे को गिफ्ट डीड दे सकते हैं, गिफ्ट करके कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ऐसे हुआ था। देखो, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो भी होते हैं वो वेरी करते हैं, इट चेंजेस। कैसे, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होगा उसके फैक्ट्स अलग होंगे। हर क्लाइंट के फैक्ट सेम होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसके पास कहां से आई थी, इसने, इसकी मम्मी ने उसको गिफ्ट डीड किया था। और उस गिफ्ट डीड का मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल डाला है, बेरिंग द डॉक्यूमेंट नंबर, सब रजिस्टर जहां पे वो हुआ था, अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट वेंडर जो है, जो सेलर है, उसके पास ये राइट टाइटल इंटरेस्ट कहाँ से आया था, ये मैंने आपको बता दिया। और वो पीसफुल पोजेशन में है, यानी कि वो उस फ्लैट का पर्टिकुलरली ओनर है और पोजेसर है, यहाँ पे मैंने क्लियर उसका बता दिया, ठीक है। वेरएस मैंने ये बता दिया कि ये फ्लैट को कंस्ट्रक्ट किया था एक कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक कंस्ट्रक्टर्स थे वहां पर, ठीक है। द लैंड बेरिंग सिटी सर्वे नंबर जिसको ऑब्टेन किया गया था, बिल्डिंग परमिशन ली गई थी, उसका कमेंसमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कमेंसमेंट और कंप्लीशन का गेम क्या रहता है। जब सोसाइटी बनती है, एक बिल्डर सोसाइटी बनाता है,
फ्लैट्स जो बायर्स होते हैं यानी फ्लैट ओनर्स को बेच देता है। उसके बाद यस में मैम। उस बिल्डर को क्या करना पड़ता है, सोसाइटी फॉर्म करके देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही सोसाइटी फॉर्म हो गई तो बिल्डर अपना जो भी रहेगा मेंटेनेंस वेंटेनेंस जो भी उसका पैसा लेगा वो लेके निकलेगा। फिर उसके बाद में उनको क्या करना पड़ता है, सिर्फ सोसाइटी फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। अब ये सोसाइटी सोसाइटी की हो गई। अब सोसाइटी में क्या होता है, एमिनिटीज होती है, देखा है ना आपने, गार्डन होता है, प्ले एरिया होती है, स्विमिंग पूल जिम होता भी है, होती है। सारी चीजें होती है ना। और एम्प्टी स्पेसेस भी होती है, कुछ कुछ जगह भी छोड़ी हुई रहती है। जैसे हम फ्लैट के बाहर निकलते हैं तो ओपन जगह होती है ना। फिर उसके बाद कुछ दूसरा फ्लैट होता है जिसे अपन वरांडा भी कहते हैं ना, बाहर का जगह। नॉट वरांडा, वरांडा इज आउटसाइड, बट बाहर का जगह, द ओपन स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो फ्लैट के बाहर रहता है। तो वो भी तो, जो बायर होगा, जो फ्लैट ओनर बनने के बाद में वो बोलेगा वो भी तो मेरा है ना। तो उसको लेकर हम क्या करके देते हैं, उसके बाद मैम, कन्वेंस डीड होती है। मैम ये बियरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है मैम? बेटा बेयरिंग डॉक्यूमेंट का ना नंबर लिखा है। जो मैं यहाँ पे क्या बोला है, मैं फिर से बताती हूँ आपको। ये जो सुनीता है ना, यहाँ पे आप सुमृता का नाम देख रहे हो, सुमृता गिफ्ट है डीड किया मैम। ये। यस मैम। इसने गिफ्ट डीड किया है, मैंने गिफ्ट डीड का यहाँ अपने पे बच्चे। डिटेल लिखा है कि उसने अपने बेटे को गिफ्ट डीड कर दिया है, एग्जीक्यूट किया है, रजिस्टर्ड ऑन, कब किया वो गिफ्ट डीड उसका डिटेल है, और उस गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट नंबर डाला है मैंने। ओके। यस मैम। समझी, यस ये मैम, जो है गिफ्ट ना, डीड का नंबर है ये। यस हाँ मैम, नाइन फाइव उसका जीरो मैंने ये फाइव नंबर डाला है और उसके डिटेल्स यहाँ पे बता दिए मैंने। यस समझ रहे हो, मैम। टू। क्लियर हो रहा है ना बेटा, यस नो मैम। प्रॉब्लम ना, यस मैम। आगे यस। बढ़ू। नो मैम। ठीक है, यस ठीक मैम। है। इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार हवेली नंबर 1 and accordingly the present vendor acquired absolute right title interest in the said flat and since in the vendor is a peaceful possession of the said परफेक्ट flat। मैम। यस मैम। इसके बाद मैंने ये बताया है कि ये भाई, उसके बाद इसकी मम्मी ने इसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट देने के बाद में ये उस घर में रह रहा है और वो पीसफुल पोजेशन में है और वो अपने फ्लैट के राइट्स को एंजॉय कर रहा है। यस ठीक मैम। है, ये मैंने बता दिया। फिर ये जो फ्लैट आया था इनको कहाँ से आया था, तो इन्होंने कोई जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कंस्ट्रक्शन, जिसने इस यस मैम। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया उसका सर्वे नंबर क्या है, ठीक है, प्लॉट नंबर क्या है। जब मैं ऑर्डर 7 रूल 11 आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना, जब मैंने आपको दिखाया था कि हम लोगों को ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, जब मैंने आपको बताया था ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लिखी जाती है ना, यस मैंने मैम आपको सर। प्लेंट बनाना सिखाया था, याद यस करो मैम। हाँ। तो उसमें मैंने यस क्या मैम, बताया था जोन कि वगैरह भी डिटेल्स सब आपको डेटा होता है। लिखने पड़ेंगे। करेक्ट यस मैम। करेक्ट। तो अब मैंने यहाँ पे सर्वे नंबर लिखा, उसने इस सर्वे नंबर को लेकर मैंने क्या किया, बिल्डिंग से पेपर्स लिए, जो वहां पे सोसाइटी से ना उनसे पेपर्स लिए कि आपको ये प्रॉपर्टी के राइट्स कहाँ से आए, आप यहाँ पर परचेज किए, उसका डॉक्यूमेंट लिया, उसके हिसाब से मैंने ये सब। उसके बाद कमेंसमेंट क्या होता है, कि कमेंसमेंट वो होता है कि जब सोसाइटी, है ना, कोई जो बिल्डर होता है उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसको कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब सोसाइटी हमको बनानी होती है वो हमें कॉरपोरेशन से प्लान सैंक्शन करा के लेना पड़ता है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा तुम उसमें नहीं बना सकते। समझो तुमको 3 फ्लोर ही ग्रांट किया है तो आप 5 फ्लोर बनाओगे ओके। क्या, 5 फ्लोर बनाओगे तो अनऑथराइज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, 2 फ्लोर क्या हो जाएंगे, अनऑथराइज हो जाएंगे। तो वो ऐसा भी होता कमेंसमेंट है में मैम? यहाँ पे लिखा है। हाँ, मैम अपने घर पे हम दोबारा से मतलब सेम ऊपर जो फ्लोर बनाए तो उसमें प्रॉब्लम होती है मैम? आपको उसके लिए परमिशन निकालनी पड़ती है ना, एफएसआर चाहिए। बाकी नीचे वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। एफएसआर चाहिए कि आप उसमें टीडीआर लोड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग अगर सिविल लॉयर बनना चाहते हैं ना, तो टीडीआर क्या होता है, एफएसआर क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है, कितना छोड़ना पड़ता है, कमेंसमेंट क्या होता है, कंप्लीशन क्या होता है, 712 क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये सब हम लोगों को आना चाहिए। पता है, ये मैम सब आना चाहिए। हम्म मैम अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम्म उस प्रॉपर्टी को कोई इंसान आउट ऑफ सिटी है और वो पैसे भेज रहा है और उस प्रॉपर्टी को वो किसी उस्मा, और के मैं नाम पे इसको, खरीदवा रहा है। सुनो ना बेटा, इसको खत्म करते हैं फिर आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, नहीं तो रह जाएगा, ओके रह मैम। जाएगा। ओके बच्चा, चलिए। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया
wherein the sale, convey, transfer flat to any prospective purchaser as to cater his financial needs. The present purchaser knew that the said flat had approached her after deliberate negotiations. अब यहाँ पर मैंने क्या बताया पता है कि इन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन दिखाया, नेगोशिएशन हुआ इन दोनों के बीच में कि इतना कंसिडरेशन प्राइस, जिसको लेकर हम पढ़ते हैं ना कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या कंसिडरेशन, यही तो है 34 लाख जो पैसे की कंसिडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनको दिखा दिया कि इन दोनों के परचेसर जो था उसको अपने कुछ फाइनेंशियल नीड्स थे, इसके लिए उसने फ्लैट के लिए सोचा और उसने नेगोशिएशन किया, उसने सोचा कि मुझे ये फ्लैट परचेज करने में इंटरेस्ट है ना, वैसे ही यहाँ पे बात ली। तो whereas have gotten assurances had agreed to purchase, यानी उसने बोला कि मैं परचेज करने के लिए तैयार हूँ। इन द लिeu ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन, परचेसर ने जो भी कंसिडरेशन अमाउंट था उन्होंने एग्जीक्यूट करने के टाइम पे बोला कि जब फाइनल डीड होगी उस समय वो पूरा पैसा दे देंगे। तो उसको लेकर इन्होंने क्या किया, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रिड्यूस किया राइटिंग में। एंड whereas both the parties अग्री किया, हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी आप पढ़ते हो इस चीजों को लेकर, है ना, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन है दैट हैज टू बी रिड्यूस इन राइटिंग। तो डीड जो है, जो एग्रीमेंट बन रहा है, उसके पॉइंट्स हम लोगों ने फॉलोइंगली लिए। नाउ देयरफॉर दिस डीड विटनेस इज हियरबाय अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। मैंने यहाँ पे बोला है कि अब इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से डिसाइड हुए हैं, उसको फॉलोइंगली मैंने लिया है। ठीक है, पहले मैंने ये दिखा दिया पूरा फ्लैट का डिस्क्रिप्शन जो हमने ऊपर लिया था, और इनका टोटल कंसिडरेशन हुआ है 34 lakhs। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो द वेंडर परचेसर हियर बाय, पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन जो मैंने ऊपर लिया था सिमिलरली यहाँ पे लिया, क्योंकि इसी चीज को लेकर हमारी नेगोशिएशन के थ्रू कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हुआ है। ठीक है बच्चा, उसके बाद में देखो 34 lakhs का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। आप सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हो कि 34 lakhs और पहले ट्रांसफरी ने उसको 11,99,000 जो अर्नेस्ट अमाउंट रहता है। आपको मैं क्लियर कर बताती हूँ, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी दावा करते हो, कोई भी सूट फाइल करते हो, अगर उसमें अर्नेस्ट कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है, यानी दोनों के बीच में कुछ ऐसा कंसिडरेशन अमाउंट को एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बहुत ये होता है। तो अर्नेस्ट कंसिडरेशन अमाउंट ये बताता है कि दोनों ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में, एक मिनट लाभान्या, एक मिनट, अपने माइक्स को ऑफ करो प्लीज। मैम मेरा तो, मेरी तरफ से आवाज नहीं है मैम ये। नहीं नहीं नहीं, उसकी तरफ से, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, आपको नहीं कह रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूरा कंसिडरेशन का डिटेल दे दिया कि वो उसने पेमेंट किस तरीके से की है, आप देख सकते हो एनईएफटी किया गया है, आप चेक के थ्रू दे सकते हो, जैसे भी उनको ठीक लगता है वो उस तरीके से भी पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर दे सकते हैं, एनईएफटी जो भी उनको चाहिए चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इसने क्या कहा, जब ये डीड एग्जीक्यूट होगी फाइनल डीड, तो तब मैं आपको पूरा अमाउंट दूंगा। ठीक है, यही तो हमारा मेजर फंडा रहता है, यही तो हमारा मेजर फंडा रहता है। फिर ट्रांसफर एडमिट कर रहा है कि भाई हाँ मेरे को इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, इसकी कोई सेपरेट रिसीव की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो फ्लैट के होंगे ही हैज डिलीवर्ड, उसने पहले से ही किया है, नहीं किया है तो वो लिख सकता है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस डीड, मैं तभी उसको जो भी मेरे ओरिजिनल फ्लैट के पेपर्स है मैं उस परचेसर को दे दूंगा, क्योंकि जो बाय करेगा वो तो सब पेपर लेगा ना, कानूनी उसको हक है लेने के लिए, है ना। मैम फिर वेंडर हियर बाय कोविनेंस क्लीन एंड मार्केटेबल, वो बोलता है कि ये किसी का भी लिटिगेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, उसने क्लीन टाइटल आपको दिया है, जो हम लोग गुड टाइटल पढ़ते हो ना, गुड टाइटल के बारे में आपने ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, गुड टाइटल को बारे में, है ना, कि वो टाइटल कहाँ से आया, वही चीज यहाँ पे मैं लिखी है, देखो। ओके, उसके बाद फ्री फ्रॉम ऑल एनकैम्बरेंसेस, यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ना ही किसी ने उसके ऊपर आज दिन तक कोई अलग से अग्रीमेंट किया है, क्योंकि वो तो चाहेगा ना कि समझो इस गिफ्ट डीड से पहले उसने किसी और को डॉक्यूमेंट किया है, तो उसका भी प्रॉब्लम हमको आ सकता है ना, तो वो लिख के दे रहा है कि भाई इससे पहले मैंने कोई सेल डीड वगैरह किसी भी पर्सन के साथ में नहीं किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर वेंडर क्या बोल रहा है कि अगर ये कैंसिल होता है तो ये पर्सन जो है वो डबल उससे अमाउंट लेगा जो ट्रांजैक्शन इन लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है, या तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर डैमेजेस जाके इस वेंडर के खिलाफ करेगा। ये पॉइंट्स बहुत नेसेसरी होती है, आपके ड्राफ्ट में होंगी, देखो ये आर्ट है, ऐसा कुछ ये नहीं है, पर आपको मैं सिखा रही हूँ कि किस तरीके से होना चाहिए।
क्या क्या होना चाहिए? ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द हैज नॉट बीन यूज एज अ सिक्योरिटी। होता है ना, हम अपने प्रॉपर्टी पे बैंक लोन निकाल लेते हैं, है ना, तो ये बता रहा है कि मैंने इससे पहले कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन वोन नहीं दिया है, और किसी भी परचेसर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इन फ्यूचर ऑल्सो। मैंने इसको अच्छे से अपने राइट को एंजॉय किया है इस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। फिर ये पीसफुल है, लीगल वेकेंट पोजीशन है, जो वो फुल कंसिडरेशन अमाउंट देते ही उस परचेसर को दे देगा जब वो फाइनली हमको लास्ट पेमेंट करेगा, जो 22 लाख रुपए की पेमेंट आपने ऊपर देखी। ओके। फिर यहाँ पर जो परचेसर जो ऑब्टेनिंग द लोन, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी करेगा। ठीक है। उसके बाद में देखो, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रांसफर एंड असाइनमेंट ऑफ द सेट फ्लैट इन द नेम ऑफ। अभी क्या होता है ना, देखो, अब ये नाम तो एक पर्सन के है जिसका फ्लैट था, अभी ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना। यानी जो एक्स पर्सन है, जो परचेसर है, वो बोलेगा ना कि बाय बाय डिफॉल्ट जो भी लॉ होगा, एमएससीबी में नेम चेंज होएगा, लाइट बिल पे चेंज होएगा, टैक्स पे चेंज होएगा, और अदर अथॉरिटीज के सामने जो जो करने का है, तो वो करने के लिए तो उसको चाहिए ना। खाली सेल डीड हो गया, खाली एग्रीमेंट टू सेल हो गया, थोड़ी काम होता है, उसके बाद भी तो नेम चेंज कराना पड़ता है ना। तो उन सबको लेकर यहाँ पे मैंने उसको बता दिया है। ठीक है। शैल रिमेन मैम ये प्रेजेंट एट द पीसीएल टाइम में ऑफ, क्या होता यानी है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर, एक मिनट में कंप्लीट करती हूँ, मैं सबके क्वेश्चंस लेती हूँ, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दो कि फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके। एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट फ्लैट। अब फाइनल डीड के टाइम पर जो भी होगा, वेंडर उसको अपना फ्लैट एग्जीक्यूशन करने के बाद दे देगा, किसको? परचेसर को। द वेंडर हियरबाय द सेड फ्लैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिजर्वेशन, नहीं है, कोई एक्विजिशन नहीं है। आपको पता है कभी कभी क्या होता है, लोन के बहाने जो बैंक होती है उसके ऊपर लिख के जाती है कि नाउ दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बैंक। पता है ना आपको, बाहर ऐसे लगा के जाती है कि अभी ये बैंक की प्रॉपर्टी है, अभी तुम्हारी बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे वो खुलेआम बोल रहा है कि बाबा इसके ऊपर लोन बोन नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है, ना ही बैंक के साथ, ना ही किसी के साथ में। ठीक है। फिर उसके बाद में इस वेंडर को जहां पर भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या कोई भी रिकॉर्ड्स में नाम चेंज करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए होगा, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो परचेसर खुद करेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने ले ली अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बिल्डिंग मंथली चार्जेस, वाटर चार्जेस, लाइट मीटर बिल, टैक्सेस, अदर गोइंग टिल डेट, यानी कि जब भी जो सेलर है बेचने से पहले अपना सब कुछ क्लियर करके देगा, उसके बाद से जब मैं पोजेशन लूंगी, उसके बाद जो भी लाइट बिल होगा, वाटर चार्जेस होंगे, या जो भी कॉर्पोरेशन के टैक्सेस होंगे, वो सब मैं भरूंगा। लेकिन कब भरूंगा? जब भी मुझे पोजेशन मिलेगी, जब मैं फ्लैट में घुसूंगा, जब मैं आके पूजा करूंगा फ्लैट में, तब मैं, है ना। द वेंडर हियर कन्वीनियंस द सेट फ्लैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड नो अदर, कोई भी पर्सन का, मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा किसी भी रिलेटिव पे। कोई भी रिलेटिव आके खड़ा हो जाएगा ना, बोल सकता है कि अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर वेंडर ने हमको क्या बोल दिया है कि परचेसर को अगर ऐसा कुछ भी होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो जो वेंडर इसकी पूरी पूरी कीमत भरेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है। कोई भी रिलेटिव या कोई भी पर्सन उठ के थर्ड पार्टी आ गई कि नहीं ये तो हमारा प्रॉपर्टी है। अब ये महाराष्ट्र ओनरशिप, हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये चलता है, तो आपके इधर जो चलेगा, एग्रीमेंट टू सेल जो प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। The terms and the phrases shall ordinarily consistent intention of the parties. No words shall mean which appear inconsistent with the present agreement. यानी कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो इससे विरुद्ध है, यानी कि इसके विपरीत नहीं लिखा है। ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस प्रेजेंट एग्रीमेंट को लेकर करना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, एडवोकेट फी, एक्सपेंसेस जो भी ट्रांसफरेबल होगा वो परचेजर करेगा। वेंडर का इसमें देखो वो दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे है, जरूरी नहीं है, इसमें वेंडर भी अगर चाहे तो 50% दे सकता है, उनके कंसिडरेशन पे फिक्स होता है। फिर शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी, देखो जो हमने ऊपर शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी देखा, मैंने बताया आपको ऊपर में ही कि इसे शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इसमें एक शेड्यूल है, ऐसे तो अगर प्लॉट होता, लैंड होता, तो उसमें बहुत सारे शेड्यूल्स भी हो सकते। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमने जो ये अग्रीमेंट साइन किया है अपने होशाबास में साइन किया है, ना किसी के प्रेशर में, ना किसी के फोर्स में, ना किसी के इन्फ्लुएंस में, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है ना, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा होगा अगर याद होगा, है ना, उसके डेफिनेशंस भी आपने सेक्शंस में पढ़ रखे हैं। फिर आप देखेंगे इसको साइन करेगा वेंडर,
उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, लेफ्ट थंब लिया जाएगा, उसका फोटो फिर परचेसर करेगा। सिमिलर जो वेंडर कर रहा है, जो सेलर, उसका नाम एड्रेस दोनों का लिखा जाता है। ठीक है, ये है एग्रीमेंट टू सेल। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कहा सेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं दिखाया होगा, मुझे तो नहीं मालूम है। आई डोंट नो, आप में से किसी को पता होगा तो शायद, मैम नहीं मुझे इतना सीखा है, मैंने सर्चिंग नहीं किया होगा। नहीं हाँ, सीखा है। नाउ द क्वेश्चन कम, अब पूछो, जिसको जिसको पूछना है पूछो। मैम जैसे लावण्य मेरी बहन है, ठीक है, वो आउट ऑफ दूसरी सिटी में रहती है, ठीक है, तो मैं दूसरी सिटी में जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है वहां पे लावण्य रहती है, तो उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी ओनर हो गई, लेकिन उससे वो अब अपने आप को रियल ओनर बन के बैठी है, तो हम उससे प्रॉपर्टी कैसे निकलवाएंगे? फिर केस करोगे ना आप। यही तो होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में ऑब्स्टेनेबल ओनर ही तो बनना चाहते, रियल ओनर तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स बचाने के चक्कर पे भी नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। यहाँ पर तो तुम्हारी बहन है वो, यस मैम। यहाँ पर तो यहाँ पे बहन है, बहन नहीं। यहाँ पर मैं एग्जम्पशन भी बताऊंगी कि 2 एग्जम्पशन है इसके अंदर, एक्सेप्शन, कि जिसमें अगर समझो प्रॉपर्टी किसी ने वाइफ पे नाम ली है तो दैट डज नॉट कम अंडर ऑब्स्टेबल ओनर, या फिर उसने अपने डॉटर के नाम पे ली है तो दैट डज नॉट कम अंडर ऑब्स्टेबल ओनर। तो ऐसे जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे ना मैम 41, प्रॉपर्टी उस 20 पे तो साल बस पहले ली ड्राफ्ट है, मालूम आ जाएगा। प्रॉपर्टी 20 साल पहले ली है। तो यू हैव टू मेक अ केस अगेंस्ट हर ना। अब ऑब्स्टेनेबल एक तो बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करोगी, तभी तो तुम उससे अपना प्रॉपर्टी ले मैम फिर पाओगी ना। डिजिटल हो गया तो कैसे कर हाउ यू सकते विल बी हैं? तो आइडेंटिफाइड एज हर मैम ओनर देन। इज देयर वेज कि हम उससे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या यस, बस ये, अरे, तो बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब यही थोड़ी होता है कि वो प्रॉपर्टी खबा लेगी, मतलब आई मीन टू से वो प्रॉपर्टी खा जाएगी हमारी। नहीं, उसके नाम यस पे मैम। प्रॉपर्टी लिया, अब तो वो तो बोलेगी ना मैं ही ओनर हूँ, पर हमारा कुछ तो ट्रांजैक्शन उसमें होगा ना, आपके अकाउंट से कुछ तो हुआ होगा। तो मैम 20 साल पहले है ना, अभी तो कुछ नहीं है ना उस रिलेटेड। तो तो 20 साल पहले है, लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी आपको ये नहीं कर रही है ना, तो कॉज ऑफ एक्शन उस तरीके से आप दिखाओगे ना बेटा। ओके मैम। मैम 12 साल के अंदर दिखाना पड़ता है ना, ये तो 20 साल हो गया है, कैसे होगा? यही तो तुमको फंडा नहीं पता है ना, अभी तक हम लोग वही है, लकीर पे फकीर होके ही बैठे हैं कि उतना ही मालूम है 12 साल तक ये होगा, उसके बाद नहीं होता है। ब्लॉक को बाकी सीखा क्या है तुमने इधर, बाकी फायदा क्या है मेरा इतना बड़बड़ करने के लिए यहाँ पे मैम आके, कि हम लोग ये उतना ही सीख जाते हैं। मैम अगर लॉ पॉइंट क्लियर नहीं है तो फायदा क्या है फिर हमारा। मैम ये टाइमिंग तब से स्टार्ट हो जाता है जब से कोर्स ऑफ एक्शन, लाइक मैम जब से उसने मना किया है। अभी देखो, मेरा एक बताती हूँ, एक प्रॉपर्टी है, 2013 में हमने किसी को दिया था, ठीक है, उसने उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है। मेरे खुद के घर की बात बता रही हूँ आप लोगों को, बेनामी ट्रांजैक्शन हमने देखो कैसे किया, क्योंकि तभी मेरे फादर थे, अभी मेरे फादर तो है नहीं। 2013 में क्या किया, वो प्रॉपर्टी पापा जो थे वो किसी के नाम पे लेके गए थे, ठीक है, और पापा ने क्या किया था, उसमें कुछ कंसिडरेशन अमाउंट उसने ही भरा था, पर उसमें उसके नाम से ली थी खाली, ठीक है, नाम उसका, कंसिडरेशन अमाउंट उसने खुद का भरा था पापा ने। फिर क्या हुआ, अब बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, सब उसका हो रहा है, तो अब हम उसको कैसे बोले। अभी वो बोलता है कि तेरे पापा ने हमको लेके ही नहीं दिए, तू कौन है रे, ऐसे वो मुझसे बात करने लगा। मैंने बोला अच्छा, तू मेरे को पूछ रहा है ना मैं कौन है, मैं तेरे को बताती हूँ तू क्या कर रहा है। से पापा ने देखो तेरे नाम से प्रॉपर्टी लेके गई, अब तू प्रॉपर्टी लेके बैठ गया है, बोलता है मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नाउ आई वॉज नॉट इन टू द नॉलेज, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। व्हेन इट केम टू माय नॉलेज, जब मैं उस प्रॉपर्टी को लेकर ये किया, फ्रॉम द दैट टाइम माय पीरियड स्टार्ट्स। तो मैं वैसे उस तरीके का केस करूंगी उसके ऊपर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूंगी कि भाई तू निकल मेरे प्रॉपर्टी से, होता ना मेरे पापा ने सारा कंस्ट्रक्शन करा था, सिर्फ तेरे नाम पे प्रॉपर्टी लेने से क्या होता है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन हैज अ डिटेल लेंथ टू बी स्टडीड, मैं इसके लिए आपको उधर लेके ही नहीं जा, क्योंकि मैं आपको बेनामी का के ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं वो सब सब इन डिटेल बताऊंगी। सिर्फ यही नहीं यस बोलूंगी कि मैम। एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, मैं आपको डिटेल केस लेंथ बताऊंगी लिए उसके बारे में। 4-5 है,